हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9 कृतिका के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों की संभावना आपके एग्जाम में आने की है। इसलिए आप थोड़ा ढंग से इसका अध्ययन कीजिए। और हाँ, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपके लिए एक इंटरटेनमेंट वाला चैनल हमारे पास है, रहस्य चालीसा उसका नाम है। आप हमारे चैनल लिस्ट में जाएंगे तो रहस्य चालीसा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। ये जो कृतिका से जो क्वेश्चन आते हैं कुछ लंबे आंसर वाले होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसके आंसर थोड़े बड़े बड़े हो सकते हैं। आपको ये सारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी याद करके जाएंगे तो 100% नहीं लिख पाएंगे। आप क्वेश्चन का 80% या 90% ही लिख कर आते हैं। तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो ठीक है, इसमें से संक्षेप करके अगर आप कुछ छोटा करके लिखते भी हैं तो आप सारे शब्दों को कवर कर पाएंगे जितने शब्दों में उसको लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न हमने लिया है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो यह जो लिया गया है यह थोड़ा लॉन्ग आंसर है और आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। मतलब कि वो इनकी छवि राष्ट्रभक्तों वाली लग रही है और उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। मतलब कि इससे पहले वह किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की बातों को लेकर वो दूसरे पुरुष से उसकी शादी की चर्चा के लिए आगे आई। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में यहाँ दो बातें आपको लिखनी है। पहला ये कि लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए, और दूसरी बात है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो क वाले भाग में हम लोग लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। लेखिका के माँ की विशेषताएं क में लेखिका की माँ की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। यह लेखिका की माँ का व्यक्तित्व था। और लेखिका की माँ का सारा समय किताब पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार भी नहीं करती थी, मतलब बहुत गंभीर रहा करती थी। उनके मान सम्मान के दो कारण प्रमुख थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। और इसका जो ख वाला पार्ट है कि लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो अब लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र हम लोग देखते हैं। ख है, लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से परे हटकर थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जगजाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके
होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की मां तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थीं। कोई भी किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। तो इस तरह से कुछ प्रश्न हैं। और अब है नेक्स्ट की शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहां स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। और अब अगला जो प्रश्न आता है, यह प्रश्न है रीढ़ की हड्डी प्रश्न पाठ से। रामस्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह VVI है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसका उत्तर है रामस्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर BA पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का भी ज्ञान है। रामस्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संजोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उसकी सोच अच्छी न थी। लड़के का पिता एवं स्वयं लड़का दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की व्यवस्था को उजागर करता है। और चौथा है शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको जरूर याद कीजिएगा। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी आप जानते हैं जो 1 अंक में समाप्त होने वाला नाटक है। तो रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं। वे पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते हैं। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत हैं और न चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। उनका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। 5वां प्रश्न है रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह 2 सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोबदाब के आगे यूं भी नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार
रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। यह शीर्षक जिज्ञासातुर करने वाला है। और छठा प्रश्न है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। और नेक्स्ट है कि इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। इससे पहले जो आपने ये जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, यह परीक्षा में पूरी तरह आने की संभावना है, इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, इसको देखते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना तथा युवाओं का अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना, उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इस एकांकी का उद्देश्य है। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्नों की परीक्षा में आने की संभावना बनती है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आपके लिए इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम इस चैनल पर देने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।